हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। और एक बार फिर से जय हिंद स्टडी ग्रुप में मैं राहुल चौहान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा सेल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और सेल चैप्टर के बाद जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है, किस प्रकार से हमारे फूड का डाइजेशन होता है, यहाँ से किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मैं साथ साथ में आपको बताते चलूँगा। चलो तो आइए समझते हैं इस डाइजेस्टिव सिस्टम को। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है सिस्टम यानी कि तंत्र। तंत्र का मतलब क्या होता है? देखिए, सिस्टम किसे बोला जाएगा? वे सभी ऑर्गन्स या वे सभी अंग जो मिलकर क्या करें, एक जैसा काम करें। एक जैसा काम, जैसे यहाँ हम क्या करवा रहे हैं, फूड का डाइजेशन करा रहे हैं, तो इसको सम्मिलित रूप से हम क्या बोलेंगे, सिस्टम का नाम देंगे। ठीक है, तो सिस्टम क्या हुआ कि वे सभी ऑर्गन्स जो मिलकर एक जैसा काम करें या एक जैसी प्रोसेस करें, तो उन ऑर्गन्स को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, सिस्टम का नाम दिया जाता है। यहाँ पर हमारे भोजन का क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, तो इसको हम सम्मिलित रूप से क्या बोल रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। तो सिस्टम का मतलब क्या हुआ, वे सभी ऑर्गन्स जो मिलकर डाइजेशन में हेल्प कराएं, तो उसको सम्मिलित रूप से हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यहाँ पर डाइजेशन का मतलब क्या होता है? डाइजेशन यानी कि पाचन। देखो, डाइजेशन या पाचन का मतलब होता है, पाचन वह प्रक्रिया होती है या वह प्रोसेस होती है जिसमें एंजाइम्स की सहायता से भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में क्या करा जाता है, बदला जाता है। डाइजेशन क्या है? तो सर, डाइजेशन, पाचन वह प्रक्रिया है, पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें जिसमें एंजाइम की मदद से या एंजाइम की सहायता से भोजन के बड़े बड़े या भोजन के बड़े अणुओं को भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में छोटे अणुओं में बदला बदला जाता है। क्या कहलाता है वो? डाइजेशन कहलाता है। ठीक है, डाइजेशन क्या हुआ? डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच the large food particle are divided into small food particle with the help of enzyme, that is called digestion। पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें एंजाइम्स की सहायता से भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में बदला जाता है, उसको हम बोलते हैं डाइजेशन या फिर पाचन। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हमको डेफिनेशन समझ में आ गई। अब यहाँ पर हमको समझना ये है कि किस तरीके से हमारे फूड का डाइजेशन होता है, यानी कि हम जो भोजन के बड़े बड़े अणु खाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि हम भोजन क्यों करते हैं। तो भोजन हम इसलिए करते हैं ताकि सर हमें क्या मिले, एनर्जी मिले। क्या मिले? हमें ऊर्जा मिले। ये ऊर्जा हमें क्यों चाहिए रहती है? क्योंकि ये ऊर्जा हमें सेल के लिए ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा जो पूरा शरीर है ये सेल से मिलकर बना हुआ है ना। और सेल ही यदि काम नहीं करेगी तो सेल से मिलकर टिश्यूज बनते, टिश्यूज से मिलकर ऑर्गन बनते, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर हमारी बॉडी बनती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हमारे सेल्स को क्या मिले, एनर्जी मिले। क्या मिले? ऊर्जा मिले। अब हम खाने में यानी कि भोजन में मेनली क्या क्या खाते हैं? ऐसे खाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, जमाने भर की चीज़ें आप लोग खाते रहते हैं, परंतु हम मेनली 3 ही चीज़ें खाते हैं। जैसे नंबर 1 पर हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, इसको शर्करा भी बोला जाता है। कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, जैसे आपने कोई सी मीठी चीज़ खा ली, आपने गन्ना खा लिया,
जूस पी लिया, या फिर आपने रोटी खा ली, या फिर आपने चावल खा लिए, तो इससे आपको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। नंबर 2 पर आप लोग प्रोटीन खाते हैं, जैसे आपने सोयाबीन खा लिया, आपने दालें खा ली, या आपने मीट खा लिया, तो उससे हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। और नंबर 3 वसा यानी कि फैट, जैसे हम घी खा लें, मक्खन खा लें, चीज खा लें, तो इससे हमको क्या मिलता है? फैट मिलता है। तो हम भोजन में मेनली कितनी चीजें खा रहे हैं? भोजन में हम मेनली 3 चीजें खा रहे हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, नंबर 2 प्रोटीन खा रहे हैं, और नंबर 3 वसा खा रहे हैं। परंतु इन तीनों के खाने से, कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के और वसा के, इन तीनों के खाने से हमारे शरीर को कभी भी एनर्जी यानी कि ऊर्जा नहीं मिलती है। तो ये क्या हुआ? हमने खाना खाया परंतु हमको एनर्जी नहीं मिली। हमारे को एनर्जी तभी मिलती है जब उस खाने का क्या हो जाए? डाइजेशन हो जाए, है ना। तो यहाँ पर देखिए, इस जो भी हमने खाया है, कार्बोहाइड्रेट खाया है या फिर प्रोटीन खाया है या वसा खाया है, ये एक्चुअल में क्या है? ये एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स फूड है। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड है। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड है। कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब होता है ये जटिल खाना है, यानी कि ये भोजन के कैसे अणु खाए हमने? बड़े बड़े अणु खाए। ये कैसे खाए हमने अणु? बड़े अणुओं को खाया। अब यहाँ पर देखिए, जब भी भोजन के हम बड़े अणुओं को खाते हैं तो उससे हमारी सेल्स को एनर्जी नहीं मिलती है, हमारी सेल्स को एनर्जी नहीं मिलती। तो डाइजेशन क्या होता है कि ये जो भोजन के बड़े बड़े अणु हैं, इनका छोटे अणुओं में बदला जाना। भोजन के जो आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के जो बड़े बड़े पार्टिकल्स खाए हैं, इसके खाने से आपको एनर्जी नहीं मिलेगी जब तक कि ये छोटे अणुओं में तब्दील नहीं होंगे। तो इस भोजन के बड़े अणुओं से भोजन के छोटे अणुओं में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको हम डाइजेशन बोलते हैं। और डाइजेशन किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि ये भोजन के जो बड़े बड़े अणु हैं, ये छोटे छोटे अणुओं में किसकी हेल्प से बदलते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। किसकी मदद से? एंजाइम की मदद से। कैसे बदलते हैं? तो देखिए, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले एंजाइम्स की मदद से ग्लूकोज में चेंज होता है, ग्लूकोज। और जो ग्लूकोज रहता है ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में आ जाता है, ग्लाइकोजन। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन पेप्टोन्स में टूटता है, और ये जो पेप्टोन्स होते हैं ये अमीनो एसिड्स में चेंज हो जाते हैं, अमीनो एसिड्स यानी कि अमीनो अम्ल। और ये जो फैट है यानी कि वसा है, ये वसी अम्ल में चेंज हो जाता है, वसी अम्ल। और ये लास्ट में ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है, ग्लिसरॉल। तो यहाँ पर देखो आप लोग, हमने खाने में क्या खाया? मेजर फूड कौन कौन से खाए? तो हमने मेजर फूड ये 3 खाए। कौन कौन से खाए? कार्बोहाइड्रेट खाया, प्रोटीन खाया और फैट यानी कि वसा खाया। तो ये कैसा फूड था सर? ये कॉम्प्लेक्स फूड था, मतलब ये भोजन के क्या थे? बड़े बड़े अणु थे। और कभी भी भोजन के बड़े बड़े अणुओं से हमारी सेल्स को यानी कि हमारी कोशिका को एनर्जी नहीं मिलती है, ठीक है। तभी तो क्या किया जाता है? भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में क्या किया जाता है? बदला जाता है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स फूड था, ये क्या हुआ? छोटे छोटे अणुओं में बदल गया। कौन से? जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन में चेंज हो गया, प्रोटीन अमीनो एसिड्स में चेंज हो गया, और जो फैट था ये ग्लिसरॉल में चेंज हो गया। तो ये तो कॉम्प्लेक्स फूड था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। और ये जो ग्लाइकोजन, अमीनो एसिड्स और ये जो ग्लिसरॉल है, ये क्या बन चुका है? ये भोजन के छोटे छोटे अणु बन चुके हैं, मतलब ये सिंपल फूड बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स फूड था ये किस में चेंज हो गया? सिंपल फूड में। किसकी मदद से? तो एंजाइम्स की मदद से। किसकी मदद से? एंजाइम्स की मदद से, ठीक है। तो इन एंजाइम्स का काम क्या होता है? तोड़फोड़ करने का। इन एंजाइम्स का काम क्या होता है? तोड़फोड़ करने का। जैसे यहाँ पर भोजन के बड़े बड़े अणु थे, इन भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदला किसने? तो एंजाइम्स ने, ठीक है। तो एंजाइम्स की मदद से क्या होता है? हमारे शरीर में जो भी हम फूड पार्टिकल खाते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, जो भी भोजन के बड़े बड़े अणु खाते हैं, उन भोजन के बड़े बड़े अणुओं को ये जो एंजाइम्स रहता है ये छोटे छोटे अणुओं में क्या कर देता है? चेंज कर देता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हुआ? तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में चेंज हो जाता है।
प्रोटीन जो है ये अमीनो एसिड्स के फॉर्म में चेंज हो जाता है, और जो फैट रहता है ये ग्लिसरॉल के रूप में चेंज हो जाता है। तो ये जो 3 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा था, ये कॉम्प्लेक्स फूड था, है ना। कॉम्प्लेक्स फूड से हमको एनर्जी नहीं मिलती। एनर्जी किससे मिलती? स्मॉल पार्टिकल से। तो ये जो ग्लाइकोजन, अमीनो एसिड्स और ये जो ग्लिसरॉल हैं, ये क्या है? सिंपल फूड है, यानी कि ये फूड के स्मॉल पार्टिकल्स हैं। इनसे हमको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं कि MPSI मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन क्या था कि डाइजेशन यानी कि जो पाचन होता है ये किसकी मदद से होता है? तो वहां पर ऑप्शन में एक लिखा हुआ था विकार। क्या लिखा हुआ था? विकार। तो आप लोग याद रखना, ये विकार को ही एंजाइम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंजाइम। ठीक है। तो एंजाइम्स की मदद से क्या होता है? डाइजेशन होता है। कैसे हो रहा है? तो भोजन के बड़े बड़े अणु थे, इनको छोटे छोटे अणुओं में बदलने का काम किसने करा? तो एंजाइम्स ने करा। ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें एंजाइम्स की सहायता से, एंजाइम्स की मदद से भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदला जाता है। ये भोजन के बड़े बड़े अणु थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स यानी कि वसा। अब इसका छोटे छोटे अणुओं में बदला जाना, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में चेंज हो गया। इसी प्रकार अमीनो एसिड्स और ग्लिसरॉल, तब जाके हमारी सेल्स को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन ये आता है कि हमारे शरीर में जो स्टोर फूड होता है, ये प्रीवियस वीडियो में भी बताया था मैंने आप लोगों को कि ह्यूमन बॉडी में जो स्टोर फूड होता है, तो सबसे ज्यादा स्टोर फूड कौन सा होता है? तो याद रखना आप लोग, ह्यूमन बॉडी में जो सबसे ज्यादा स्टोर फूड होता है वो होता है ग्लाइकोजन। क्या होता है? ग्लाइकोजन। क्या होता है? ग्लाइकोजन। और ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा ग्लाइकोजन किस ऑर्गन के पास रहता है? तो याद रखना आप लोग, लीवर के पास रहता है। लीवर यानी कि यकृत के पास रहता है। सर सबसे ज्यादा ग्लाइकोजन क्यों है? हम तो खाने में कार्बोहाइड्रेट भी खा रहे हैं, प्रोटीन भी खा रहे हैं, फैट भी खा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा स्टोर फूड ग्लाइकोजन क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि देखिए हम सबसे ज्यादा तो कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं ना, चावल खाते हैं सबसे ज्यादा, या फिर रोटी खाते हैंगे। हम रोजाना तो मीट वगैरह नहीं खाते या फिर घी नहीं खाते, है ना। इसलिए हमारे शरीर में सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, इसलिए हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या बन रहा है? ग्लाइकोजन बन रहा है। ठीक है। तो ये जो ग्लाइकोजन होता है ये ह्यूमन बॉडी का क्या होता है, या फिर एनिमल सेल में स्टोर फूड होता है। ठीक है। ह्यूमन बॉडी का जो स्टोर फूड है वो किसके फॉर्म में होता है पूछा जाए तो आप लोगों को आंसर देना है कि सर ह्यूमन बॉडी का जो स्टोर फूड होता है ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ये ह्यूमन बॉडी का स्टोर फूड है जो कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और सबसे ज्यादा किसके पास रहता है? तो सबसे ज्यादा रहता है किसके पास? लीवर के पास, यानी कि यकृत के पास। तो आई थिंक आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम में ये दोनों डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। सिस्टम का मतलब क्या हो रहा कि वे सभी अंग, वे सभी ऑर्गन जहां पर हमारा खाना जाएगा। जैसे हम देखेंगे अभी कि हमारे जैसे खाने की जो प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? तो हमारे खाने की जो प्रोसेस है वो माउथ से स्टार्ट होगी। माउथ के बाद वो खाना हमारे ऑइसोफेगस में जाएगा, यानी कि फूड पाइप में जाएगा। फूड पाइप के बाद हमारा जो खाना है ये जाएगा हमारे स्टमक में। स्टमक यानी कि हमारे अमाशय में, हमारे पेट में। इसके बाद हमारा जो फूड है ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, और यहाँ से बड़ी आंत में जाएगा यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। और फिर एनस के द्वारा क्या कर दिया जाएगा? बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है। तो हमने खाना माउथ से खाया, ठीक है, फूड पाइप गया, हमारे पेट में गया, छोटी आंत में गया, फिर बड़ी आंत में गया, और फिर जो वेस्ट मटेरियल था यानी कि जो अनपचा खाना था वो हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया गया। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। जैसे आपका माउथ, ये भी एक ऑर्गन है। जैसे आपका फूड पाइप, ये भी एक क्या है? ऑर्गन है। स्टमक क्या है? ये भी आपका एक ऑर्गन है। स्मॉल इंस्टेंटाइन ये भी ऑर्गन है, और लार्ज इंस्टेंटाइन ये भी क्या है? ऑर्गन है। तो यहाँ पर देखोगे आप लोग कि ये सभी ऑर्गन्स मिलकर एक ही काम कर रहे हैं। वो कौन सा काम है? तो डाइजेशन का। ठीक है। यानी कि डाइजेशन में फूड माउथ में, माउथ से फूड पाइप में, फूड पाइप से स्टमक, पेट में, फिर हमारी छोटी आंत में, और फिर
बड़ी आंत में जाता है। तो इसको सम्मिलित रूप से हम किसका नाम देते हैं? सिस्टम का नाम देते हैं। सिस्टम का मतलब आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वे सभी अंग जो मिलकर एक जैसा काम करते हैं। यहाँ पर प्रोसेस कौन सी हो रही है? डाइजेशन की प्रोसेस हो रही। मतलब हम लोगों को जो भी हमने फूड पार्टिकल खाया, ये फूड पार्टिकल हमारा इन इन ऑर्गन से होता हुआ क्या होगा? बाहर चले जाएगा। ठीक है। अब डाइजेशन का मतलब क्या हुआ? डाइजेशन यानी कि पाचन। तो पाचन क्या होता है? भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदला जाना। किसकी मदद से? तो एंजाइम्स की सहायता से। इन एंजाइम्स की सहायता से जो लार्ज फूड पार्टिकल रहते हैं वो स्मॉल फूड पार्टिकल में चेंज हो जाते हैं, जिससे हमारे शरीर को, हमारी सेल्स को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक है। चलिए, यानी आप लोग समझ गए होंगे कि इस डाइजेस्टिव सिस्टम में हमको पढ़ना क्या है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम में हमको पढ़ना क्या क्या है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमको क्या पढ़ना है? तो एक तो वो पढ़ना है कि हमारा फूड जो है या फिर हमारा जो खाना है ये कहाँ कहाँ पर जाएगा, यानी हम जो भी खा रहे हैं ये फूड पार्टिकल कहाँ कहाँ जाएगा। तो एक साइड तो आप लोगों को लिखना है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। देखो, एलिमेंट्री कैनाल यानी इसे बोला जाता है हिंदी में आहार नाल, आहार नाल या फिर आहार नलिका। ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या हुआ? एलिमेंट्री कैनाल मतलब वे अंग जहां पर हमारा खाना जाता है। तो एक साइड तो हम क्या लिख रहे हैं? एक साइड हम एलिमेंट्री कैनाल में वो सभी ऑर्गन्स को लिखेंगे, एलिमेंट्री कैनाल में वे सभी अंगों को लिखेंगे जहां पर हमारा फूड यानी कि हमारा जो भोजन है वो जाता है। अब ये जो भी फूड खाया, जो भी हमने भोजन खाया, ये क्या होगा? डाइजेस्ट होगा, यानी कि पाचन हुई, पाचन की प्रक्रिया होगी। तो किसकी मदद से होती है? तो हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है? कुछ ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, यानी कि हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है? कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या पढ़ेंगे हम यहाँ दूसरे साइड? डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसको हिंदी में बोला जाता है पाचन कराने वाली ग्रंथियां या फिर पाचन ग्रंथियां। ठीक है, पाचन ग्रंथियां। ठीक है, यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है। अब यहाँ पर एक वापस से आप लोगों को दिख रहा होगा ग्लैंड्स, है ना। तो ये ग्लैंड का मतलब क्या होता है? ग्लैंड क्या होती है या फिर ग्रंथि किसको बोलते हैं? तो यहाँ पर ऐसे समझिए आप लोग कि ऐसा कोई भी ऑर्गन, ऐसा कोई भी ऑर्गन, ऐसा कोई भी हमारे शरीर का अंग, ऐसा कोई भी अंग जो क्या करे, या तो जूस बनाए, या तो एंजाइम्स बनाए, या तो हार्मोन सिक्रेट करे। तो उस ऑर्गन को हम ऑर्गन न कहते हुए उसको नाम देते हैं हम किसका? ग्लैंड का। किसका नाम देते हैं? ग्लैंड का, यानी कि उसको हम कहेंगे ग्रंथि। ठीक है। तो ग्रंथि किसे बोलेंगे? सर, वे सभी ऑर्गन, वे सभी अंग जो या तो क्या बनाए? जूस बनाए, या तो क्या बनाए? जूस बनाए। जूस को हिंदी में बोलते हैं रस। या तो क्या बनाए? या तो बनाए एंजाइम, या तो क्या बनाए वो? एंजाइम। एंजाइम को एंजाइम विकार बोलते हैं, एंजाइम। या फिर वो क्या बनाए? हार्मोन। क्या बनाए? हार्मोन। ठीक है। देखो, तो यहाँ पर समझ गए होंगे ग्लैंड क्या होती हैं। तो ग्लैंड किसको बोलेंगे? ग्रंथि किसको बोलेंगे? सर, ग्रंथि उसको कहा जाता है जो या तो जूस बनाए, रस बनाए। अब ये यहाँ पर गन्ने का, केले का, नारियल पानी वो वाला जूस नहीं। ठीक है। तो ऐसी कोई भी ग्लैंड जो या तो जूस बनाए, एंजाइम बनाए, या तो हार्मोन बनाए। या तो वो जूस बना रही है, या तो वो हार्मोन बना रही है, या तो वो एंजाइम्स बना रही है। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर सर ग्लैंड, ऑर्गन को हमने ग्लैंड का नाम क्यों दिया? तो ऑर्गन क्यों बोल रहे हैं हम? देखिए, ऑर्गन मतलब
वे सभी अंग या फिर ऐसा कोई भी अंग जो या तो जूस बना रहा हो, या तो एंजाइम बना रहा हो, या तो हार्मोन सिक्रेट कर रहा हो, तो उस ऑर्गन को ऑर्गन न कहते हुए हम किसका नाम देते हैं? ग्लैंड का नाम देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड यानी कि हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? कौन सी होती है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है उस ग्रंथि को कहा जाता है लीवर। उस ग्रंथि को क्या कहा जाता है? लीवर कहा जाता है। उस ग्रंथि को हम क्या बोल रहे हैं? लीवर बोल रहे हैं। उस ग्रंथि को यकृत कहा जाता है। उस ग्रंथि को हमने क्या कह दिया? लीवर। तो लीवर क्या आएगा? एक ऑर्गन है। तो लीवर क्या कर रहा है? लीवर जूस भी बनाता है, एंजाइम्स भी बनाता है, साथ साथ में हार्मोन्स भी बनाता है। इसलिए हम लीवर को क्या बोल रहे हैं? हमारी ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड, यानी कि ऑर्गन जो जूस बनाए, एंजाइम बनाए और हार्मोन बनाए, तो उसको बोला जाता है ग्लैंड। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ऐसी ग्लैंड या फिर ऐसे ऑर्गन या फिर ऐसी ग्लैंड जो जूस और क्या बनाती हो? एंजाइम बनाती हो। ऐसी ग्लैंड जो क्या बनाए? जूस और एंजाइम। तो उस ग्लैंड को कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या बोला जाता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसे हिंदी में बोला जाता है बहिश्रावी ग्रंथि। क्या बोला जाता है? बहिश्रावी ग्रंथि। ठीक है। तो यहाँ पे समझ जाइए आप लोग, वे सभी ऑर्गन जो जूस, एंजाइम या तो हार्मोन बनाए, तो उस ऑर्गन को ऑर्गन न कहते हुए हम किसका नाम देते हैं? ग्लैंड का नाम देते हैं। और ऐसी ग्लैंड जो या तो जूस बनाए या तो एंजाइम्स बनाए, ठीक है, तो उसको नाम दिया जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ह्यूमन बॉडी में जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उसकी संख्या होती है 7। ठीक है। और ऐसी ग्रंथि या ऐसी ग्लैंड जो सिर्फ हार्मोन सिक्रेट करे या फिर क्या बनाए? हार्मोन बनाए, तो उसको कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। उनको कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोला जाता है उनको? एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या बोला? अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है। और इन अंतःस्रावी ग्रंथि की संख्या हमारे शरीर में होती है 9। ठीक है। जब हम ग्लैंड पढ़ेंगे तो इन ग्लैंड्स में आप लोगों को ये 7 और ये 9, ठीक है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो ग्लैंड लिखा हुआ था, पाचन कराने वाली ग्रंथियां। ठीक है। तो ग्रंथियां जो क्या करती हैं? जूस या तो एंजाइम्स बनाती है। अभी यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? एंजाइम्स को पढ़ेंगे कि एंजाइम्स की मदद से क्या हो रहा था? हमारे फूड पार्टिकल का डाइजेशन हो रहा था। तो ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 चीजें लिखी हैं। एक तरफ तो लिखा था एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल, मतलब जहां पर हमारा जो भोजन है वो जाएगा। और दूसरी साइड हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड कि कौन से ऑर्गन के पास कौन सी ग्लैंड रहती है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक बार हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर वापस से मैं बना देता हूं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र, और इसमें हमको एक साइड पढ़ना है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल एलिमेंट्री कैनाल को हम हिंदी में बोलते हैं आहार नाल। आहार नाल, आहार नाल समझ गए होंगे, जहां पर हमारा फूड जाएगा। और दूसरी साइड पढ़ना है हमें डाइजेस्टिव ग्लैंड। दूसरी साइड क्या पढ़ेंगे हम? डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है। तो ग्लैंड का मतलब अभी बता दिया मैंने, जो या तो जूस बनाती है, ठीक है, या तो एंजाइम्स बनाती है, या तो क्या बनाती है? हार्मोन्स। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं हम लोग, है ना। और जो जूस और एंजाइम्स बनाए, जो जूस और एंजाइम्स बनाए, तो ऐसे ग्लैंड को क्या कहा हमने? उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जो सिर्फ हार्मोन सिक्रेट करे, हार्मोन्स बनाए, उसको बोला जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। चलो
अब एक साइड तो हम आहार नाल पढ़ रहे हैं और दूसरी साइड डाइजेस्टिव ग्लैंड मतलब पाचन ग्रंथियां। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि हम लोग जो खाना खाते हैं तो खाने की जो प्रोसेस है ये कहाँ से स्टार्ट होती है? तो कहाँ से स्टार्ट होती है हमारे फूड खाने की प्रोसेस? तो हमारे खाने की प्रोसेस हमारे माउथ से स्टार्ट होती है। नंबर एक, माउथ। सबसे पहले हमारा जो फूड है ये कहाँ जाता है? हमारे माउथ में, यानी कि मुख में। ठीक है। अब इधर क्या पढ़ना है हम लोगों को? डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम क्या पढ़ेंगे? एलिमेंट्री कैनाल, मतलब जहां पर हमारा फूड गया। ठीक है, यानी कि माउथ में। और माउथ में आप लोगों को पता है माउथ में दो चीजें हैं हमारी। एक आप लोगों को क्या पढ़ना है? टिथ। टिथ मतलब होते हैं हमारे दांत, दंत। दांत पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। देखेंगे टिथ डाइजेशन में कैसी हेल्प करते हैं। और दूसरा पढ़ेंगे हम टंग। टंग मतलब जीभ। ठीक है, तो माउथ में हमारा फूड गया। ठीक है, अब माउथ के जस्ट सामने में क्या लिख रहा हूँ? ग्लैंड का नाम लिख रहा हूँ कि माउथ में कौन सी ग्लैंड होती है। तो माउथ में आपकी होती है सैलिवरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है? सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, इसको बोला जाता है लारीय ग्रंथि। इसको क्या बोला जाता है? लारीय ग्रंथि। ठीक है, एक साइड तो हमने ऑर्गन का नाम लिखा है जैसे माउथ, और इसके सामने हमने नंबर एक पे क्या लिखा है? सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, क्योंकि हमारे मुख में, माउथ में, हमारी बकल कैविटी में क्या होती है? सैलिवरी ग्लैंड होती है। चलिए, माउथ के बाद अब हमारा फूड कहाँ जाता है? तो माउथ के बाद हमारा जो फूड जाता है वो जाता है हमारे गले में, है ना। उसको बोला जाता है फूड पाइप या फिर ईसोफेगस। क्या बोला जाता है उसको? या तो फूड पाइप बोल लो। फूड पाइप मतलब जहां पर खाना जाता है, फूड पाइप। या फिर इसको बोला जाता है ईसोफेगस। क्या बोला जाता है? ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस बोल लो या फिर फूड पाइप बोल लो, है ना, एक ही बात है। ईसोफेगस में ये ओ जो है ये साइलेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, फूड पाइप या ईसोफेगस को बोला जाता है आहार नलिका। क्या बोला जाता है? आहार नलिका। ठीक है, और इस आहार नलिका में किसी भी प्रकार की कोई भी ग्लैंड नहीं होती हैगी। हमारे ईसोफेगस में या फिर हमारे फूड पाइप में कोई सी भी ग्लैंड नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद क्या हमारा जो खाना है वो खाना कहाँ जाता है? हमारे स्टमक में। स्टमक यानी कि हमारे पेट में। तो तीसरे नंबर का ऑर्गन क्या हो गया हमारा? स्टमक। स्टमक को हिंदी में बोलते हैं पेट, है ना। या फिर आप लोग कहीं कहीं इसको उदर भी पढ़ोगे, उदर उर्दू वर्ड है। या फिर इसको बोला जाता है अमाशय। ठीक है, तो अब हमारा खाना था माउथ से फूड पाइप में आया, और फूड पाइप से कहाँ गया? हमारे स्टमक में आ गया। अब स्टमक में क्या होता है? तो स्टमक में आप लोगों को याद रखना है, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। क्या होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये क्या होती है, क्या काम होता है, ये जब हम स्टमक पढ़ेंगे तब मैं आपको पूरा डिटेल्ड में पढ़ा दूंगा। आप लोगों को कोई सी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और आप लोगों को ये अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक तो इसके लिए बनता है यार। ठीक है, चलिए, तो देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड को हिंदी में बोलते हैं जठर ग्रंथियां। क्या बोला जाता है? जठर ग्रंथि। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट स्टमक के बाद हमारा जो फूड है ये जाता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गन है ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन को हिंदी में बोला जाता है छोटी आंत। ठीक है, और यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है? दो ऑर्गन्स पढ़ने हैं, है ना। ये ऑर्गन्स क्या है? वही है जो हार्मोन्स या फिर जूस या तो एंजाइम्स बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक तो पढ़ना है लीवर को। लीवर मतलब यकृत। ठीक है, छोटी आंत से ही जुड़ा हुआ ये दो ऑर्गन्स हैं। एक तो आप लीवर पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे हम पेनक्रियास। क्या पढ़ेंगे? पेनक्रियास। पेनक्रियास को बोला जाता है
अग्नाशय, पेनक्रियास को क्या बोला जाता है? अग्नाशय। ठीक है, तो माउथ से फर्स्ट हमारा माउथ से फूड पाइप में आया, माउथ से फूड पाइप में आया खाना, ओइसोफेगस में, ईसोफेगस में, ईसोफेगस से हमारे पेट में आया, स्टमक में आया, और स्टमक के बाद हमारा जो फूड था ये छोटी आंत में आया। इसके बाद जो फूड था ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन को क्या बोला जाता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन को बोला जाता है बड़ी आंत। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सी ग्लैंड होती है? तो आप लोग याद रखना, यहाँ पर किसी भी प्रकार की ग्लैंड नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर छोटी आंत तक आते आते हमारे फूड का पूर्ण रूप से डाइजेशन, पाचन हो जाता है। ठीक है, फिर वहां से जो हमारा वेस्ट फूड रहता है या फिर जो अनपचा खाना रहता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन से एनएस के द्वारा क्या हो जाता है? हमारे शरीर से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, यानी कि बाहर निकल जाता है। तो ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि हम इस डाइजेस्टिव सिस्टम में कुल मिला के क्या पढ़ने वाले हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हमने देखा एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मतलब यहाँ पर हमने वे सभी ऑर्गन्स लिखे जहाँ पर हमारा फूड यानी कि हमारा जो खाना था, हमारा आहार था, वो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर उस फूड पार्टिकल का किस प्रकार से जो एंजाइम्स है वो क्या करेंगे? इसको डाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर खाना हमारा कहाँ गया? सबसे पहले माउथ में। माउथ में आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो माउथ में हमारी एक ग्लैंड होती है, उस ग्लैंड को बोला जाता है सैलिवरी ग्लैंड, लारी ग्रंथि। ठीक है, तो माउथ में कौन सी ग्लैंड हुई? लारी ग्रंथि। नंबर 2 पर है फूड पाइप या ईसोफेगस। ठीक है, हमारे गले में किसी भी प्रकार की कोई ग्लैंड नहीं होती, तो हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। और तीसरा है स्टमक यानी कि पेट, उदर या आमाशय। पेट में आप लोगों की गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है यानी कि जठर ग्रंथि होती है, तो हम स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड को पढ़ेंगे। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। छोटी आंत में हम लोगों को दो ऑर्गन्स देखने हैं, एक तो लीवर देखना है और दूसरा पेनक्रियास। लीवर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, जैसे अभी आप लोगों को मैंने बताया कि हमारा जो स्टोर फूड होता है, स्टोर फूड ये सबसे ज्यादा किसके पास रहता है? तो स्टोर फूड जो है ये सबसे ज्यादा हमारा किसके पास रहता है? तो ये रहता है लीवर के पास। हमारा स्टोर फूड किसके फॉर्म में रहता है? तो सर ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। किसके पास रहता है? तो लीवर के पास रहता है। ठीक है, तो ये लीवर को पढ़ेंगे। और सबसे लार्जेस्ट ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी वाली ग्लैंड? तो सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? तो वो लीवर होती है। ठीक है, और साथ साथ में हम दूसरे ऑर्गन्स को देखेंगे, कौन सा है? वो पेनक्रियास। ठीक है, इसके बाद खाने का डाइजेशन तो यहाँ छोटी आंत में हो चुका होता है। अब इसके बाद जो अनपचा खाना है जो एक्सक्रीट आउट होने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, बड़ी आंत में आता है, और बड़ी आंत तक आते आते ये खाने का पूरा डाइजेशन हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हम कोई सी भी ग्लैंड को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल से। एलिमेंट्री कैनाल देखो, अब एग्जाम में यूं भी पूछ लिया जाता है कि एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल किसको बोला? एलिमेंट्री कैनाल हमने जहां जहां पर हमारा खाना जा रहा है, मतलब माउथ, फूड पाइप, इसोफेगस, इस इसोफेगस के बाद हमारा स्टमक, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, है ना। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इस इस आहार नली की लंबाई कितनी होती है? तो आप लोग याद रखना, इसकी जो लंबाई होती है वो 9 से 10 मीटर होती है। कितनी होती है? 9 से 10 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे कि ये जो छोटी आंत है ये छोटी नहीं होती है, ये बड़ी आंत से भी बड़ी होती है ना। और बड़ी आंत रहती है, ये छोटी आंत से भी छोटी रहती है ना। साइज का फर्क पड़ जाता है। जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर छोटी आंत पे आएंगे तब मैं बता दूं आप लोगों को। तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा फूड। तो सबसे पहले हमारा फूड कहाँ पे जाएगा? तो हमारा फूड सबसे पहले हमारे मुख में जाएगा, यानी कि माउथ में। तो हम यहाँ पर हेडिंग क्या डालेंगे? तो हम हमारी जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी मुख, यानी कि आपका चेहरा, माउथ। तो हमारी हेडिंग क्या है? माउथ। माउथ को हिंदी में बोला जाता है मुख। ठीक है, और मुख में हम कितनी चीजों को पढ़ेंगे? तो मुख में हमें दो चीजों को पढ़ना है। कौन कौन सी?
एक तो आप लोगों को टिथ पढ़ना है। मुंह में क्या क्या रहते हैं, या तो एक टिथ रहती है और एक टंग रहती है। टिथ को क्या बोलते हैं आप लोग, टिथ को बोलते हैं दांत, ठीक है। और टंग को क्या बोला जाता है, टंग को बोला जाता है जीभ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों से सबसे पहला क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है, पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो सबसे नंबर 1 याद रखना है आप लोगों को, पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है, मुख से प्रारंभ होती है, ठीक है। डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, इस लाइन को भी हम समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। पहले हम सबसे पहले अब माउथ में या मुख में हमारे क्या होते हैं, एक तो टीथ है और दूसरे टंग। तो सबसे नंबर 1 हेडिंग पे हम डालते हैं टीथ। सबसे नंबर 1 हेडिंग हमारी क्या रहेगी, सबसे नंबर 1 हेडिंग रहेगी हमारी टीथ, यानी कि हमारे दांत। सबसे नंबर 1 हम हेडिंग डाल रहे हैं टीथ, जिसको हिंदी में बोला दांत। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि स्टडी ऑफ टीथ क्या कहलाती है, मतलब साइंस की ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसमें टीथ या दांतों का अध्ययन किया जाता है। तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम टीथ की स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है ओडेंटोलॉजी। क्या बोला जाता है, ओडेंटोलॉजी। क्या बोलते हैं, ओडेंटोलॉजी, ठीक है। और आप लोगों को पता है लॉजी, लॉजी टर्म जहां पर भी लिखा है इसका मतलब होता है टू स्टडी। क्या मतलब होता है, टू स्टडी, मतलब उसके बारे में अध्ययन करना, है ना। ओडेंटो का मतलब होता है टिथ, ओडेंटो का मतलब क्या होता है, टिथ, मतलब साइंस की वो ब्रांच सर जिसमें टिथ की क्या हो रही है, स्टडी हो रही है। तो ओडेंटोलॉजी में क्या होता है, टिथ की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों ने देखा होगा आप लोग के अंदर बहुत सारे दांत हैं मुंह में आप लोगों के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिथ, मतलब कि जो दांत होते हैं टिथ यानी कि दांत, ये 4 प्रकार के होते हैं। दांतों के कितने टाइप्स होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि हंसने वाले दांतों को क्या बोला जाता है, ये चीरने फाड़ने वाले दांतों को क्या बोला जाता है, पीसने वाले दांतों को क्या बोला जाता है, रदनक क्या होते हैं, चवणक क्या होते हैं, विजडम टीथ क्या होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है, डायफाइकोडेंट क्या होता है, मोनोफाइकोडेंट क्या होता है, मिल्क टीथ किसको बोलते हैं, मिल्क टीथ का फॉर्मूला क्या होता है। तो अब हम टीथ में इन सब चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो डाइजेशन की जो प्रोसेस थी कहाँ से स्टार्ट हो गई थी, मुख से हो गई थी। और मुख में सबसे पहले हमने देखा किसको, टिथ को। और टिथ की स्टडी क्या कहलाती है, टिथ की स्टडी को बोला जाता है ओडेंटोलॉजी। और टिथ कितने टाइप के होते हैं, तो हमारे जो दांत होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। तो इसमें नंबर 1 को बोला जाता है इंसीजर, नंबर 1 को बोला जाता है इंसीजर, या फिर इनको बोला जाता है हिंदी में कृदनक। क्या बोलते हैं, कृदनक। दूसरे टाइप के जो दांत होते हैं उनको बोला जाता है केनाइन, इनको हिंदी में बोला जाता है रदनक। तीसरे टाइप के जो हमारे दांत होते हैं उनको बोला जाता है प्रीमोलर, उनको बोला जाता है प्रीमोलर यानी कि अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक। और जो फोर्थ टाइप का हमारा दांत होता है इसको बोला जाता है मोलर यानी कि चवर्णक, ठीक है। तो ये 4 टाइप के दांत हैं, एक है आपका इंसीजर, दूसरा है केनाइन, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। यानी कि हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत होते हैं। सबसे पहला होता है कृदनक, दूसरे नंबर पे होता है रदनक, तीसरा है अग्र चवर्णक और चौथे नंबर पर होता है चवर्णक, ठीक है। इन इंसीजर्स को स्माइल टीथ के नाम से भी जानते हैं। इनको क्या बोला जाता है, स्माइल टीथ, है ना। जैसे आप लोग हंसते होंगे तो सामने के जो दांत दिखते हैं आप लोगों को ऊपर के और नीचे के 4 है ना, तो इनको बोला जाता है स्माइल टीथ, है ना। हंसते हैं तो मुख खुलता है तो सामने जो फ्रंट में दिखाई देते हैं
जब हम किसी को हंसते हैं तब दिखाई देते हैं तो उसको स्माइल टीथ बोला जाता है। ठीक है, चलो अब आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं, तो आप लोगों को पता है 32 होते हैं। कैसे कैसे होते हैं तो अभी देख लेंगे हम। देखो यहाँ पर इंसिजर जो होते हैं इनकी संख्या होती है 8, केनाइन्स होते हैं इनकी संख्या होती है 4, जो प्रीमोलर्स रहते हैं इनकी संख्या रहती है 8, और जो मोलर्स रहते हैं इनकी संख्या होती है 12। अब यदि आप इनको टोटल करेंगे तो 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 12 कितने होगा टोटल 32। ठीक है, यानी कि कुल कितने दांत होते हैं 32, जिसमें से इंसिजर्स 8 होते हैं, केनाइन 4 होते हैं, प्रीमोलर 8 और मोलर की संख्या 32 होती, सॉरी 12 होती। इस प्रकार कुल मिलाकर हमारे दांत हो जाते हैं 32। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है, इंसिजर्स का काम क्या होता है, केनाइन्स का काम क्या होता है, प्रीमोलर का काम क्या होता है और मोलर का काम क्या होता है। तो देखो इन इंसिजर्स का जो काम होता है वो होता है बाइटिंग का। बाइटिंग मतलब काटने का, है ना, बाइटिंग करने का काम होता है, काटने का काम होता है। जबकि केनाइन का काम क्या होता है, केनाइन का काम होता है टीयरिंग करना। टीयरिंग मतलब चीरना फाड़ना, चीर फाड़ करना। और जो प्रीमोलर्स रहते हैं इनका काम होता है पीसने का, मतलब ग्राइंडिंग करने का। ग्राइंडिंग मतलब पीसना। और मोलर्स का काम क्या होता है, तो इनका काम भी ग्राइंडिंग का ही होता है, ग्राइंडिंग विथ सलाइवा, है ना, मतलब ये खाने को सलाइवा के साथ क्या करते हैं, पीस देते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखना, इंसिजर्स हैं, इंसिजर्स का काम क्या है, काटना, इनकी संख्या होती है 8। केनाइन्स जिसको हिंदी में रत्नक बोलते हैं इनकी संख्या होती है 4, क्या काम करते हैं, टीयरिंग चीरने फाड़ने का। नेक्स्ट होते हैं प्रीमोलर या अग्रचवर्णक, इनकी संख्या होती है 8 और ये ग्राइंडिंग का काम करते हैं यानी पीसने का। और नेक्स्ट टाइप के जो दांत होते हैं इनको बुलाया जाता है मोलर यानी कि चवर्णक, इनकी संख्या होती है 12। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, ग्राइंडिंग विथ सलाइवा, सॉरी ग्राइंडिंग विथ मिक्स सलाइवा। ठीक है, मतलब कि खाने को पीस देते हैं और उस खाने को फिर सलाइवा के साथ मिक्स कर देते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो अब यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाता है, देखो अब ये दांत कौन से होते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो मान के चलो ये आप लोगों के दांतों का ये अपर पार्ट है, ये अपर पार्ट है, और ये नीचे वाला पार्ट है यानी कि लोअर पार्ट है। और इस प्रकार से कुछ आपके दांत क्या होते हैं यहाँ पर लगे होते हैं, इस प्रकार से क्या होते हैं आप लोगों के दांत लगे होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार कुछ नीचे भी रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंसिजर्स कौन से हुए, तो आप लोगों जब भी हंसते हो है ना, तो हंसने पे जो आप लोगों के फ्रंट के सामने के जो ऊपर के 4 और नीचे के 4 ये जब दांत दिखाई देते हैं तो इनको बोला जाता है इंसिजर्स। ठीक है, केनाइन किसको बोलेंगे, तो केनाइन चीर फाड़ करने वाले, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा इन इंसिजर्स के पास में कुछ इस प्रकार का नुकीला दांत होता है, एक यहाँ पर रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ नीचे रहता है और एक इस यहाँ पर, है ना, तो ये नुकीले दांत को क्या बोला जाता है, केनाइन। ठीक है, जैसे मांसाहारियों में पूछा जाता है मांसाहारी दांत को क्या बोला जाता है, तो ये मांसाहारी दांत को केनाइन बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखा होगा आप लोगों ने ये चीरफाड़ करने का काम करते हैं, जैसे शेर वगैरह कॉर्निवोरस जो रहते हैं, मांसाहारी जो रहते हैं उनमें केनाइन्स रहते हैं जो चीरफाड़ करने का काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो दांत हैं इन दांतों में टोटल 32 किस किस प्रकार से डिवाइड है। एक आप लोगों ने सुना होगा विजडम टीथ के बारे में,
एक आप लोगों ने सुना होगा विजडम टीथ। विजडम टीथ को हिंदी में बोला जाता है, विजडम टीथ, इसको हिंदी में बोलते हैं अक्ल की दाढ़। क्या बोला जाता है? अक्ल की दाढ़, ठीक है। या फिर इसको बोला जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन। क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन को हिंदी में बोला जाता है अवशेषी अंग। क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग, ठीक है। अवशेषी अंग क्या होते हैं? तो ऐसे अंग जो हमारे शरीर में तो हैं परंतु उनका कोई अभी काम नहीं है ना, तो उनको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, है ना। जैसे ये जो विजडम टीथ है ना, यानी कि जो अक्ल की दाढ़ है, ये रहती तो है परंतु इसका कोई काम नहीं होता। किसी किसी में होती है, किसी किसी में नहीं होती है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे मुंह में टोटल 32 दांत होते हैं परंतु ये हर किसी में टोटल 32 नहीं होते, किसी में 28 ही रहते हैं, किसी किसी की अक्ल की दाढ़ आती नहीं है ना। और इस विजडम टीथ या फिर अक्ल की दाढ़ का इस अक्ल से कोई रिलेशन नहीं होता है ना। ऐसा नहीं होता है कि जब अक्ल की दाढ़ आती है तो हमारे अंदर अक्ल आ जाती है। एक्चुअल में जब हम प्यूबर्टी जो हमारी युवावस्था रहती है जैसे ही पार करते हैं तो वो क्या होती है, आने लगती है ना। जब तक हम मैच्योर हो चुके रहते हैं, इसलिए मैच्योर कंडीशन में ही आती है, इसलिए इसको अक्ल की दाढ़ बोलते हैं। किसी किसी में 25 की उम्र में आती है, किसी में 30 की उम्र में आती है, किसी में आती ही नहीं है ना। जो हमारे लास्ट में जो टीथ होते हैं, है ना, वहां पर देखा होगा आप लोगों ने, सुना भी होगा कि जब विजडम टीथ आता है तो विजडम टीथ आता है तो काफी क्या करता है, दर्द करता है। ये विजडम टीथ जब भी आता है तो विजडम टीथ जब भी आता है तो क्या होता है, दर्द करता है। क्यों दर्द करता है? देखो यहाँ पर ये हमारी जो मसल्स रहती है नीचे, अभी हम बड़े हो चुके हैं तो हमारी जो मसल्स है ये काफी हार्ड हो चुकी है ना। और ये जो दांत रहता है ये हार्ड रहता है तो ये चीर फाड़ करके निकलता है ना। इसलिए अक्ल की दाढ़ जब भी आती है तो हमें क्या होता है, दर्द होता है, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन किसको बोलते हैं? तो ऐसे ऑर्गन जो हमारे शरीर में है पर उनका कोई काम नहीं है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं विजडम टीथ। देखो अब आप लोगों से पूछा जाता है, जैसे मैं बोलूं मानव शरीर में जो दांत होते हैं इनकी संख्या टोटल कितनी है? तो इनकी संख्या होती है 32, ठीक है। अब आप लोगों से पूछा जाए कि परमानेंट डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों से पूछा जाए परमानेंट डेंटल फॉर्मूला, परमानेंट डेंटल फॉर्मूले को पीडीएफ के नाम से जानते हैं, है ना। परमानेंट डेंटल फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता है कि हमारे टोटल दांत, जैसे मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, मैं आप लोगों से पूछूं कि हमारे शरीर में दांत कितनी बार आते हैं, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? हमारे शरीर में जो दांत होते हैं ये 2 बार आते हैं, है ना। 2 बार कब आते हैं? जब एक बार हम चाइल्ड थे यानी कि बच्चे थे तो एक बार तो क्या हो गए, वो दांत टूट गए, फिर ये टूटे हुए दांत क्या हो गए, दोबारा आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे शरीर में दांत क्या होते हैं, 2 बार आते हैं, ठीक है। अब इन दांतों में होता क्या है ये देखो, पीडीएफ को बोलते हैं परमानेंट डेंटल फॉर्मूला। और परमानेंट डेंटल फॉर्मूले में दांत टोटल कितने होते हैं? तो 32 होते हैं। कैसे होते हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा था, है ना, 4 टाइप के दांत हैं। एक तो इंसिजर है, एक केनाइन है, एक प्री मोलर है और एक कौन सा है, मोलर। ये हम देख रहे थे इंसिजर्स की संख्या कितनी थी, तो सर 8 थी। केनाइन कितने थे? तो 4 थे। प्री मोलर की संख्या कितनी थी? तो 8 थी। और मोलर्स कितने थे? तो 12 थे, ठीक है। तो यहाँ कुल मिला के आप लोग देखोगे तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 32 हो जाएंगे, ठीक है। देखो अब इस ये 8 4 8 12 आप लोगों ने सुना होगा कहीं कहीं पे 2 1 2 3 2 1 2 3, ये होते क्या है? तो देखो मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाता हूँ। देखो ये मान के चलो आपका मुंह है ना, ये मान के चलो आपका क्या है, मुंह है। और इस मुंह को मैंने 4 भागों में, मतलब आप चेहरे के ऊपर ऐसा क्रॉस बना लीजिए, ठीक है। और इस क्रॉस में ये आपका एक, मतलब 4 सॉकेट बन गए आप लोगों के, 1 ये 1 नंबर, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। मतलब ये आप लोगों का ये वाला जो पार्ट है ये अपर जॉ है ना। अपर जॉ, जॉ मतलब
ऊपर वाला हिस्सा और इस अपर वाले जॉ को बोला जाता है मैक्सिबल जॉ, है ना। मैं लिख देता हूँ, ये जो आपका ऊपरी हिस्सा है इसको बोला जाता है मैक्सिलरी जॉ। क्या बोलते हैं? मैक्सिलरी जॉ, मतलब कि ऊपर वाला जबड़ा, ठीक है। ऊपर वाला जबड़ा को क्या बोला जाता है? मैक्सिलरी जॉ। और ये जो नीचे वाला जबड़ा होता है इसको बोला जाता है मैंडिबल जॉ। क्या बोलते हैं? मैंडिबल जॉ। यानी कि नीचे वाला जबड़ा, है ना। और ये मूवेबल होता है, जैसे नीचे वाले जबड़े को आप हिला के देखो तो इधर से उधर क्या हो जाता है, ये हिल जाता है। हाँ, अब हिलाओ मत, ठीक है, बस समझो। देखो ऊपर वाले को क्या बोला? मैक्सिलरी जॉ, और नीचे वाले को क्या कहा हमने? मैंडिबल जॉ, ठीक है। देखो अब यहाँ पर इस पीडीएफ मतलब वो वाली पीडीएफ नहीं है ये जो आप समझ रहे हो, जो मैं आप लोगों को दूंगा। ये आप लोगों को नोट्स बनाने पड़ेंगे इसके, ठीक है, तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा। पीडीएफ मतलब परमानेंट डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। इंसिजर्स कितने हैं? 8 हो गए, कैनाइन 4, प्री मोलर 8, और मोलर की संख्या कितनी है? 12। देखो अब यहाँ पर ये जो इंसिजर्स हैं ये कैसे हैं? 8, तो इसको हम ऐसे डिवाइड, 8 है मतलब 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर, मतलब ऊपर कितने होते हैं? 4 होते हैं, नीचे कितने होते हैं? 4, तो 4 और 4 कुल मिला के कितने हो गए? 8। कैनाइन कितने? कैनाइन बताया मैंने आप लोगों को, जो नुकीले दांत होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, मतलब एक यहाँ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। फिर प्रीमोलर कितने? तो 8 होंगे, तो यहाँ कितने होंगे? 2 यहाँ पर होंगे, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ पर। और मोलर की संख्या कितनी है? तो मोलर्स होते हैं हमारे 12, मतलब 3 यहाँ होंगे, 3 यहाँ होंगे, 3 यहाँ होंगे और 3 यहाँ। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। पीडीएफ यानी कि परमानेंट डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है 2 1 2 3, है ना। इसमें 2 क्या है? तो आप लोग याद रखना, ये इंसिजर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। 1 किसको डिनोट कर रहा है? तो कैनाइन को। 2 किसको डिनोट कर रहा है? प्री मोलर को। या 3 किसको डिनोट कर रहा है? मोलर्स को, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ आएगा एग्जाम में 2 1 2 3, तो 2 1 2 3 किसका डेंटल फॉर्मूला है? तो ये परमानेंट डेंटल फॉर्मूला है, ठीक है। 32 दांत, कितने दांत? 32 दांत। मैं आप लोगों से पूछूं कि परमानेंट टीथ कितने होते हैं? तो परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32 होते हैं। और यदि मैं आप लोगों से पूछूं मिल्क टीथ कितने होते हैं, या मिल्क टीथ का फॉर्मूला क्या होता है? मिल्क टीथ फॉर्मूला इसको बोलते हैं MTF। MTF बोल लो, मतलब कि मिल्क टीथ फॉर्मूला। अब देखो बच्चों में भी दांत तो होते हैं, अब इनमें कौन कौन से टाइप के दांत होते हैं ये देखो। यहाँ पर देखोगे आप लोग तो दांत तो वही हमारे शरीर में 4 प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे? इंसिजर्स होते हैं, नंबर 2 पे कैनाइन्स होते हैं, फिर प्री मोलर्स होते हैं, और फिर लास्ट में क्या होता है? मोलर होता है, ठीक है। देखो इंसिजर्स की संख्या होती है 8, कैनाइन की संख्या होती है 4, प्री मोलर्स की संख्या होती है 0, और मोलर्स होते हैं उनकी संख्या होती है 8, ठीक है। देखो आप लोगों से यहाँ पे पूछा जाएगा कि मिल्क टीथ यानी कि बच्चों में कौन सा दांत अब्सेंट होता है, तो आप लोगों को आंसर क्या देना? सर बच्चों में प्री मोलर को क्या कहा जाता है? प्री मोलर को बोला जाता है अग्रचवर्णक। बच्चों में अग्रचवर्णक प्रकार के दांत नहीं पाए जाते। तो यहाँ से यदि MTF यानी कि मिल्क टीथ का यदि फॉर्मूला बनाएंगे आप लोग तो किस प्रकार से बनेगा? यहाँ पे 8 है, इसको डिवाइड करो तो 2 2 2 2, यहाँ पर 4 है, के 9 मतलब यहाँ पर 1 1 1 और 1। यहाँ पर प्रीमोलर देखोगे तो प्रीमोलर तो है नहीं, तो यहाँ पर 0 0 0 और 0। और यहाँ पर आप देखोगे मोलर्स को तो यहाँ मोलर्स 8 है, मतलब 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ और 2 यहाँ। मतलब बच्चों का जो डेंटल फॉर्मूला है वो क्या बनेगा? मिल्क टीथ का 2 1 0 2 2 1 0 2, ठीक है। तो ये हमारे टीथ थे,
आप लोगों को आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब एक चीज कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये टिथ जो होते हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं। हमारे जो टिथ होते हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं। देखो आप लोगों का ये टिथ है, मैं बना देता हूँ एक जनरल डायग्राम हमारे टिथ का। ठीक है, ये आप लोगों का दांत है। ठीक है, और इस दांत में बहुत सारी आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार से जड़े हुए हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रूट पार्ट बोलते हैं। ये आप लोगों का क्या है, टिथ है। ये टिथ है आप लोगों का, दांत है। और ये क्या है, ये आप लोगों का रूट पार्ट है। रूट पार्ट को क्या बोला जाता है, ये रूट पार्ट है हमारा। रूट पार्ट मतलब ये मसूड़े हैं। ठीक है, चल अब देखो आप लोगों ने देखा होगा दांत का ये दांत का ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है डेंटाइन। क्या बोलते हैं, डेंटाइन, डेंटाइन पार्ट। ठीक है, क्या बोला जाता है, डेंटाइन पार्ट। अब ये पूछा जाता है कि ये जो डेंटाइन है, ये डेंटिन है, ये डेंटिन किससे मिलकर बना होता है, यानी कि हमारा जो दांत है किससे मिलकर बनता है। तो आप लोगों को याद रखना है, ये मिलकर बनता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस इनामेल से। ठीक है, CaCO3 यानी इसको बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और आप लोगों का यहाँ से जो मेन क्वेश्चन आने वाला है वो है इनामेल से। कैसा क्वेश्चन आएगा, आप लोगों से पूछा जाएगा कि ह्यूमन बॉडी का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, तो वो होता है दांतों का इनामेल, है ना। ये क्या होता है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। क्या होता है, हार्डेस्ट पार्ट होता है। क्या पूछा जाए, दांतों का सबसे कठोर भाग, टीथ का सबसे कठोर भाग, तो दांतों का इनामेल होता है। ठीक है, ये आप लोगों को देखा होगा ऊपर लेयर रहती है जो दांतों के ऊपर जो, ठीक है, आप लोगों को चमक वमक, जैसे आप लोगों के दांत चमकते हैंगे, है ना, धीरे धीरे समय के अनुसार क्या होते हैं, घिसते चले जाते हैंगे। ठीक है, तो ये जो इनामेल होता है ये क्या होता है, हार्डेस्ट पार्ट होता है। हार्डेस्ट क्यों होता है, क्योंकि सर इसके अंदर जो वाटर होता है, यानी कि इसके अंदर जो पानी होता है वो 0% होता है ना। और किसी भी चीज़ को सॉफ्ट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, वाटर की। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें इनामेल में वाटर नहीं है, इसलिए कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ठीक है, और नीचे ये कौन सा पार्ट है, तो ये नीचे हमारा रूट पार्ट है, मसूड़े होते हैं। और आप लोगों को आप लोगों को पता है कि ये जो मसूड़े होते हैं ये एक प्रकार से मांसपेशी होते हैं, यानी कि मसल्स होती है, हमारी मांसपेशी होती है। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये मांसपेशियाँ। ये मांसपेशियाँ या फिर हमारा जो मसूड़ा होता है ये काफ़ी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि देखो ये मसूड़ों में जो हमारी सेल्स है यही क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है फूड, है ना। जो भी हम खाते हैं फूड, ये दांतों के पास ये रूट से ही तो पहुँचता हैगा। ठीक है, क्योंकि तो हार्ड पार्ट हैगा, ये दांतों से, ये रूट पार्ट से ही क्या होता है, जो भी मिनरल्स वगैरह वाटर है ये रूट्स पार्ट से ही क्या होता है, पहुँचता हैगा। जिस दिन ये रूट पार्ट हमारे क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, यानी हम लोग ऐसी चीज खाएंगे जिससे हमारे मसूड़े या फिर हमारे दांतों की मसल्स मांसपेशी कमजोर हुई, उस दिन हमारा दांत टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, उस दिन हमारा दांत टूट जाएगा। ठीक है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये जो रूट पार्ट है ये किससे मिलकर बनता है, तो ये मसल्स से मिलकर बनता है। जो मानव का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है, तो हार्डेस्ट पार्ट किसको बोला जाता है, हार्डेस्ट पार्ट इनामेल को बोला जाता है। ये हार्ड क्यों होता है, क्योंकि सर इसमें वाटर जो होता है ये 0% होता है। ठीक है, ये डेंटाइन वाला पार्ट किससे मिलकर बना होता है, तो डेंटाइन पार्ट मिलकर बना होता है CaCO3। CaCO3 को बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है,
और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर में मूवेबल हड्डी कौन सी होती है, तो नीचे वाला जो आप लोगों का जबड़ा होता है ना, ये क्वेश्चन आप लोग याद रखना, ये मूवेबल है ना, इस मूवेबल हड्डी को क्या बोला जाता है, तो इसको मैंडिबल जॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंडिबल जॉ। तो यहाँ पर आप लोगों का सबसे फर्स्ट जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट था वो था कौन सा? टिथ का, जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब सर ये बताइए कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें टिथ पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों पड़ी? क्योंकि इसलिए पड़ी क्योंकि देखो टिथ का काम होता है सर, एक काम होता है बाइटिंग करने का, एक होता है चीर फाड़ करने का, एक ग्राइंडिंग करने का, एक ग्राइंडिंग करने के बाद सलाइवा में मिक्स करने का। ठीक है, तो हमने खाना खाया तो लार्ज फूड पार्टिकल खा लिया। ठीक है, अब उसको यदि हम तोड़ेंगे नहीं तो क्या वो डाइजेस्ट होगा? नहीं होगा। इसलिए खाने को बोला जाता है कि बारीक चबा चबा के खाना चाहिए ना। फिर हम चीर फाड़ भी करते हैं कुछ चीज़ों की, मीट वगैरह खाते हैं तो फिर ग्राइंडिंग करते हैं, फिर वो जो खाना रहता है वो क्या होता है हमारी सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, फ्रंट दांतों को इंसिजर बोलते हैं, जो नुकीले दांत रहते हैं इंसिजर से जुड़े हुए रहते हैं उनको कैनाइन्स बोला जाता है, इनके पीछे वाले दांतों को प्रीमोलर, और जो सबसे लास्ट में आते हैं उनको बोला जाता है मोलर, यानी कि चवरनाक। बच्चों में कौन सा दांत अब्सेंट होता है? तो उनमें अक्ल की दाढ़ क्या होती है? अब्सेंट होती है। आप लोगों से पूछा जाए डेंटल फार्मूला क्या है, परमानेंट डेंटल फार्मूला, तो आपको क्या बताना है? 2123, 2123 मतलब इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और यदि आपसे मिल्क टीथ फार्मूला पूछा जाए तो आप लोगों को बताना है 2102, 2102। नेक्स्ट, टीथ का डेंटाइन पार्ट किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का। और मानव शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है? तो हार्डेस्ट पार्ट बोला जाता है इनामेल को, दांतों का इनामेल होता है। ठीक है, चलिए देखो, अब आप लोगों ने कहीं कहीं पर एक चीज सुनी होगी, सेंसिटिविटी। क्या सुनी? सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी को क्या बोलते हैं? झंझनाहट, झंझनाहट। जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा ठंडा या फिर गर्म पानी वानी पी लेते, कुछ खा लेते हैं तो क्या होती है? झंझनाहट होती है। ये झंझनाहट कैसे होती है? तो देखो, ये जो दांतों का ऊपर वाला पार्ट है, ये जो चमकदार पार्ट होता है ना, ये जब घिस जाता है तो हमारा दांत जो होता है ये किससे अटैच होता है? हमारे रूट पार्ट से होता है। तो हम कुछ भी ठंडा गर्म खाते हैं तो क्या होता है? डायरेक्ट ये रूट पार्ट के कनेक्ट में आता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में या हमारे मुंह में क्या होती है? झंझनाहट होती है। उसी झंझनाहट को हम सेंसिटिविटी बोलते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने सुना होगा झंझनाहट को दूर करने के लिए सेंसोडाइन का यूज करो। किसका यूज करो? सेंसोडाइन का यूज करते हैं। सेंसोडाइन टूथपेस्ट होता है। अभी जब भी हम सेंसोडाइन टूथपेस्ट का यूज करते हैं तो ये जो लेयर होती है कुछ समय के लिए क्या होती है? वापस चढ़ जाती है, और वापस चढ़ेगी तो भाई हम कुछ समय तक यानी दिन भर क्या कर सकते हैं? ठंडा गर्म खा सकते हैं, तो हमको झंझनाहट नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो इसको इसको सेंसिटिविटी बोला जाता है। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट पार्ट हमारा जो रहेगा, इस नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे टंग को और उसके आगे वाले पार्ट्स को। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, इसको लाइक कीजिए, और साथ साथ में आप कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,